दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी पॉलिटी की क्लास में। हमारा आज का विषय है भारत का संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया था और तत्कालीन बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 85 तक भारत में रहे, लेकिन 1772 से 74 तक सिर्फ 2 साल बंगाल के गवर्नर रहे। बाद बाकी 1774 से 85 तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट किस उद्देश्य से लाया गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों लाया गया इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भारत के संवैधानिक इतिहास के पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बता दिया है। लेकिन इसको लाने का उद्देश्य क्या था, तो आप सामान्य तौर पे जो है बोल सकते हैं कि लाने का उद्देश्य क्या होगा, इसमें जो मौजूद कमियां होगी उसको दूर करना। तो इसमें जो प्रमुख 2 कमियां थी, एक था कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था और दूसरी कमी थी कंपनी को होने वाला व्यापारिक नुकसान। इन दोनों कमियों को दूर करने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो आखिर इन कमियों को दूर करने के लिए आखिर कौन कौन से वो प्रावधान लाए गए ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके, उसी का अध्ययन रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट को आपको कहानी के तौर पे समझना है और सिर्फ 4 पॉइंट ध्यान रखना है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो वो 4 पॉइंट हैं प्रेसिडेंसी, गवर्नर, परिषद और न्यायालय। प्रेसिडेंसी, गवर्नर, परिषद और न्यायालय। मेरे साथ बोलिएगा, प्रेसिडेंसी, गवर्नर, परिषद और न्यायालय। प्रेसिडेंसी, गवर्नर, परिषद और न्यायालय। इसे आप 10 बार याद कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रेसिडेंसी से संबंधित कौन से फैक्ट हैं इसमें? तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्यों किया। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख अधिकारी इंग्लैंड में रहते थे और भारत पर उन्हें नियंत्रण करना था। तो उसके लिए आवश्यक था कि उनके अधिकारी उनके नियंत्रण में रहे। अब अगर बंबई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें तो उन्हें अलग अलग तीनों के साथ संपर्क साधना होगा। तो उसके लिए एक उपाय था कि भारत में एक केंद्रीय शक्ति बना दिया जाए और उसके साथ सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का संपर्क हो। तो ब्रिटिश सरकार ने भी ठीक यही किया। उन्होंने बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया तो फिर बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर का पद भी तो ऊंचा होना चाहिए। तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रावधान किया कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और तत्कालीन बंगाल के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और उन्हें बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए, या आप बोल सकते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई। 4 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई और ये परिषद अपने बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे। तो देखिए 2 पॉइंट हो गया, प्रेसिडेंसी, गवर्नर। प्रेसिडेंसी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तत्कालीन बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तीसरा पॉइंट, परिषद। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया और 4 सदस्यीय परिषद बहुमत के आधार पर निर्णय लेती थी। अब बहुमत के आधार पर निर्णय का आप अर्थ समझिए कि यदि 3 सदस्य एक तरफ और 1 सदस्य एक तरफ है, तो 3 सदस्य जिस तरफ है उसका नियम मान्य होगा। अब भले गवर्नर इस जनरल इसको ही वोट क्यों ना कर दे, लेकिन नियम चूंकि बहुमत इधर है तो इनके अनुसार बनेगा। लेकिन अगर 2 + 2 हो, 2 सदस्य एक मत और 2 सदस्य किसी विषय पर एक मत हो, तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल का मत निर्णायक होता था और जिसको वोट देंगे नियम उन्हीं के अनुसार बनेगा। तो यहां पे ये गवर्नर जनरल का मत जो है वो सिर्फ निर्णायक मत था। बाद बाकी बहुमत जो है, अब निर्णायक मत कहने का अर्थ नहीं है कि उन्होंने जिसको वोट दिया उसी का नियम मान्य होगा। बहुमत जिस तरफ होगी मान्य उसका नियम होगा। तो इसके बाद जो है तो प्रेसिडेंसी और गवर्नर हो गया, परिषद हो गया। अब गवर्नर को कुछ अतिरिक्त शक्तियां तो दी गई होगी ताकि वो जो है बंबई और मद्रास के गवर्नर को नियंत्रण में रख सके। तो इसके लिए उसे 3 प्रमुख शक्तियां दी गई थी, राजस्व, सैन्य और संधि। राजस्व अर्थात कर वसूलने का अधिकार, इन्हीं के निर्देश के अनुसार अन्य गवर्नर राजस्व की वसूली करेंगे। सैन्य अधिकार, सैन्य नियंत्रण, वो भी गवर्नर जनरल के अधीन है। और किसी राज्य से संधि करना हो या युद्ध करना हो तो ये भी गवर्नर जनरल के अधीन था। तब आपके दिमाग में आया कि बचे हुए प्रेसिडेंसी जो थे उसके गवर्नर के अधीन क्या था, उसके गवर्नर के अधीन संबंधित राज्य के प्रशासन का संचालन गवर्नर जनरल के निर्देशानुसार करना था। अब गवर्नर जनरल की परिषद जो नियम बनाती थी उसके पंजीकरण के लिए, साथ ही राजस्व मामलों की देखरेख के लिए और अन्य न्याय संबंधी विषय के लिए 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। अब देखिए आपकी 4 चीज होगी, प्रेसिडेंसी, गवर्नर, परिषद, न्यायालय। अब अगर इसको आपको याद करना है तो इसका बेहद आसान तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले आप आंखें बंद कीजिएगा। सबसे पहले प्रेसिडेंसी, तो बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। दूसरा गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, जो 1772 से लेकर 1785 तक रहे। 1772 से 74 तक बंगाल के गवर्नर रहे और 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने काम किया। साथ ही अगला पॉइंट आंख बंद करना है और याद करना है, परिषद। अगला पॉइंट परिषद, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया था और परिषद किस आधार पे निर्णय लेती थी, तो अभी मैंने आपको बताया है कि मतों, निर्णायक मतों के आधार पर निर्णय होता था, जिस तरफ बहुमत उस तरफ निर्णय। अगला पॉइंट, इसकी शक्तियों के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी उसे राजस्व, सैन्य और संधि या युद्ध संबंधी शक्तियां हासिल थी। अगला पॉइंट,
न्यायालय। तो मैंने बताया है कि गवर्नर जनरल के परिषद द्वारा बनाए गए नियमों एवं राजस्व संबंधी मामले तथा न्याय संबंधी अन्य विषयों की देखरेख के लिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। और उम्मीद करता हूं कि रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में आपको सही से समझ में आ गया होगा और आप इसे सही से तैयार कर लेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए एक्ट के साथ।